क्या पीआर क्या है आपका? So my PR is 300 kgs. Everybody wants to be a bodybuilder, but nobody wants to lift big ass weights. बहुत टाइम तो मैं ब्लैकआउट भी हुआ हूँ, ऑलमोस्ट बेहोशी के वैसा हो गया था. अगर आपके पास डाइटिशियन हो मोस्ट ऑफ द डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट आई कम अक्रॉस कि उन लोग फैंसी चीज़ें ज़्यादा रेकमेंड करते हैं. इन डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल देयर इज़ नो मॉनिटरिंग. नोबडी इज़ गोइंग टू चेक आप नेचुरल हो या एनहांस्ड हो. कोई देखता नहीं है. सारी चीज आपके पास है। समटाइम्स आई ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन फैमिली टाइम. मैंने उनको टाइम नहीं दिया, विच आई फील नाउ कि थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए था. वेलकम नितिन, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट. सिक्स टाइम मिस्टर ओलंपिया आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने एक बार ये कहा था कि यू आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यू थिंक यू आर. मतलब आप जितना सोचते हैं कि आप में ताकत है, आप में उससे कहीं ज़्यादा ताकत होती है. तो ताकत से रिलेटेड हमारा आज का भी एपिसोड है. इट्स अबाउट पावर लिफ्टिंग. तो इसके साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट, जो कि एक पावर लिफ्टर हैं और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे बहुत सारे मेडल्स जीते हैं और आगे भी जीतने की तैयारी कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में भी. तो वेलकम नितिन, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट. तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पावर लिफ्टिंग में आपको इंटरेस्ट आया कैसे? So it's a very long story. जैसे we'll go from my childhood. ओके. So when I was in school, so I was not really active. I only used to do running. ओके. फिर वहाँ से धीरे धीरे उस टाइम पे मेरे डैड के पास एक चाइना वाला फ़ोन था, ओके. इसमें बहुत सारे स्पीकर्स रहते थे. यस. तो उस टाइम क्यूरियोसिटी थी कि ये फ़ोन कैसा चलता है. तो जस्ट टू एक्सप्लोर दैट फ़ोन मैं ओपन किया, वीडियोस देख रहे थे. तो मुझे एक वीडियो दिखा, उसमें बॉडी बिल्डर्स की वीडियो थी. वो ओके. इट वाज अ कंपाइलेशन जिसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, पोजिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग. वो वीडियो मुझे इतना पसंद आया ना, आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट एवरी डे. मैं फ़ोन लेके मैं वही देखता था. तो वो सिलसिला चलते गया टिल 12th. वहाँ पे 12th में मुझे कंप्यूटर मिला. देन उसमें मैं यूट्यूब पे चालू कर दिया ये सब देखने को. फिर देखते देखते 12th में आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग आउट. उस टाइम मैंने जिम ज्वाइन किया और तभी मेरा कंडीशन ऐसा था कि आई कुड नॉट इवन डू वन सिंगल पुशअप. इतना Really? हाँ, एक पुशअप नहीं आता था, तो पुलअप छोड़ ही दो. तो धीरे धीरे कर करके स्ट्रेंथ बढ़ाया. मैंने रिसर्च भी किया हाउ टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, बॉडी कैसे बनानी है वगैरह वगैरह. तो करते करते वो सिलसिला चला ग्रेजुएशन तक. फिर बाद में मैंने एक इंटरव्यू देखा रॉनी कॉलमन का. उसमें he always used to say one thing, everybody wants to be a bodybuilder, but nobody wants to lift big ass weights. यस, ट्रू. तो बॉडी बिल्डर सबको बननी है, किसी को हैवी उठाना नहीं है. तो उस टाइम माइंड में आया कि लगता है बॉडी बनाने के लिए हैवी उठाना बहुत ज़रूरी है. तो फिर मैंने वो चालू किया. तो उस टाइम पे मैं नहीं सोचता कि मेरा फॉर्म कैसा है, टेक्निक कैसा है, जस्ट इट वाज जस्ट लिफ्टिंग. तो वो भी करते गया, बॉडी बन नहीं रही थी. क्योंकि आपको बॉडी बनाने के लिए बेसिकली सप्लीमेंट्स चाहिए. घर के खाने में जो इंडियन फूड है उसमें नहीं मिलेगा प्रोटीन आपको. तो फिर भी कैसे कैसे करके किया. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे पास एक स्मार्टफोन आया, उसमें इंस्टाग्राम था. आई केम अक्रॉस अ पोस्ट ऑफ अ गाय नेम्ड एरिक लिलीब्रिज. ओके. यूएस का बंदा है वो. तो उसमें मैं देखा वीडियो में, ही इज़ डूइंग 400 kg का डेडलिफ्ट. 400 kgs. I was shocked कि is it possible. तो आई ओपन his प्रोफाइल, आई स्क्रोल्ड इट, पूरा देख लिया. मैंने हाँ यार, तो बंदा बहुत सही है. तो उस टाइम पे मैंने बोला मुझे भी स्ट्रेंथ गेन करना है, ऐसा ही स्ट्रेंथ चाहिए मुझे भी. एट दैट टाइम मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, तब जाके मालूम पड़ा कि देयर इज़ अ स्पोर्ट कॉल्ड पावर लिफ्टिंग. ओके. तो सिंस बिगिनिंग माई फोकस वॉज प्योरली ऑन स्ट्रेंथ, ओके. बट आई वॉज डूइंग बॉडी बिल्डिंग. हाँ, आई वॉज ऑन द रॉन्ग पाथ इन अ वे. फिर जब मुझे पावर लिफ्टिंग के बारे में मालूम पड़ा, आई इमीडिएटली स्विच टू इट. ओके. पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम से मैं वो पावर लिफ्टिंग में फिर घुस गया. आई एम डूइंग दैट वे. तो कितना टाइम हो गया आपको ये पावर लिफ्टिंग को प्रॉपर इफ़ यू सी पावर लिफ्टिंग में करते हुए 4 साल डेडिकेटेडली. 4 साल से मैं डेडिकेटेडली कर रहा हूँ. 2020 आई स्टार्टेड. उसमें बीच में तो 1 साल लॉकडाउन था, जिम्स एवरीथिंग वाज क्लोज्ड. तो 1 साल का गैप इफ़ यू रिमूव तो 4 साल आई वुड से. ओके. तो अच्छा, जैसे अभी आपने शुरू में बताया कि आपने वीडियोस देखी स्ट्रेंथ बढ़ाने की, तो उसमें कैसे आपने वो क्या देखा, क्या सीखा बेसिकली आपने?
कैसे स्ट्रेंथ तो बढ़ाते हैं? उसमें दे शेयर्ड मल्टीपल टेक्निक्स के आप स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो। उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत सारे ऑनलाइन अभी अवेलेबल रहते हैं, तो मैंने सारे फॉलो कर लिए। अच्छा। आई यूज टू लिटरली मेक अ नोट कि मैं कैसे कैसे कौन सा सेट कितने रेप्स वगैरह सब करने हैं, और स्ट्रेंथ के लिए हाउ मेनी रेप रेंजेस, कौन से रेप रेंज में आपको ट्रेन करना है, वो सब मैंने रिसर्च किया और Okay. उसको फॉलो करते गया। एंड आई वुड से कि मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स फॉलो कर लिए हैं टिल नाउ। तो द वन विच हैज़ स्टिक टू मी, वो मैं अभी 2 साल से मैं वही फॉलो कर रहा हूँ जो प्रोग्राम। ओके। अभी मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसमें बेसिकली क्या होता है सो उसमें कैसा है, इफ़ यू आर इनटू पावर लिफ्टिंग देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ओके। और उसको एक और टर्म बोलते हैं लीनियर प्रोग्रेशन। तो एवरी लाइक इट्स अ 4 मंथ साइकिल फॉर स्ट्रेंथ गेनिंग। अच्छा। फर्स्ट वीक में आप 10 रेप रेंज के इसमें कर रहे हो, देन नेक्स्ट वीक में आप 8 रेप रेंज में वर्कआउट कर रहे हो, ओके। थर्ड वीक में 5 रेप्स, देन 3 रेप्स। अच्छा। तो कैसे ग्रेजुअली आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, और रेप रेंज कम रेप होती कम जा हो रही रहे है। हैं। अच्छा। लाइक फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा वेट सिलेक्ट करना जिससे मैं 10 या 11 12 वैसे रेप्स कर पाऊँ, और जो लास्ट वीक है जो थर्ड रेप, आई हैव टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर वेट जिसमें मुझे मेरा सिर्फ 3 रेप्स ही जाए, और 3 रेप्स के बाद वो फेलियर हो फेलियर basically। हो, ओके। मे बी 95% to 100%। ओके। सो आई हैव टू ट्रेन इन दैट रेप रेंज। इस तरह से वर्कआउट आप 1 हफ्ते तक करते हो, 4 वीक्स तक। 4 वीक्स का साइकिल है। उसके बाद आई टेस्ट माई स्ट्रेंथ की मेरा कितना बढ़ा है। ओके। तो हर 4 वीक्स में यू बेसिकली आप टेस्ट करते हो स्ट्रेंथ में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, हाँ। उसके अकॉर्डिंगली फिर नेक्स्ट 4 वीक्स में करेक्ट। वो करते इफ़ आई डोंट फील के प्रोग्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि ओवर द टाइम व्हेन यू आर डूइंग इट आपको मालूम पड़ता है कि आपके लिफ्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो वेन एवर आई फील लाइक के इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आई डोंट चेक माई PR। हैं। ओके। तो आई अगेन फॉलो दैट 4 वीक्स का साइकिल, या 2 अच्छा। महीने फॉलो किया, 3 महीने फॉलो किया, टिल द टाइम आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा PR बढ़ चुका होगा। वंस आई एम इनटू दैट जोन, तब मैं PR चेक करता था। ओके। You can say every 4 months I used to check my PR. अच्छा, एवरी 4 मंथ्स Whenever I'm following that cycle, इससे and- बेसिकली आपको सब। and it showed result. अच्छा। It showed result. हाँ, आई थिंक ये एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जब आप कोई भी स्पोर्ट एक थोड़ा सीरियसली एक इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी कि एक रेगुलर इंटरवल्स पे अपना परफॉर्मेंस और PR अपना मेजर करते रहना Right. कितना हो रहा है, तभी आप एक्चुअली प्रोग्रेस कर सकते हो। हाँ, That's a that is the very only valid way point. you come to know. पावर लिफ्टिंग में 3 ये बेसिक वर्कआउट्स होते हैं, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स एंड Deadlift. डेडलिफ्ट। तो आपका इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है? सबसे strongest I would say deadlift. डेडलिफ्ट। In wherever I work out, I'm known for deadlift. रियली? आपका हाँ. क्या PR क्या है आपका? So my PR is 265 kgs. 265 kgs का डेडलिफ्ट कम है. I feel it is less. अच्छा, you think अभी और चाहिए. Almost it should be around 300. 300? That is my target. वेट डू यू थिंक मतलब कितने टाइम में आप लगता है आपको कि ये टारगेट आप अचीव So करोगे? when my PR was 200, हम्म, max was 200 kgs. It was somewhere in 22. ओके। फिर it took me almost 3 years to reach to 250. लेकिन I have decided कि मुझे 250 मारना है anyhow. तो वो 3 साल मैंने किया प्रॉपरली, डेडलिफ्ट के लिए किया ओके। ट्रेन, और वो 50 kgs का मुझे बम्प मिल गया। और फिर 23 में मैंने 250 मारा था। फिर 24 में माय टारगेट वाज टू डू मोर देन 260। 260। मैं मतलब देखता हूँ एक साल में 10 kgs तो एटलीस्ट होना चाहिए उतना। इट इज़ अ लॉन्ग टाइम, 1 year एग्जैक्टली। फॉर 10 kgs। तो मैंने फिर से एक प्रोग्राम खुद का बनाया, थोड़ा उसको माइनर चेंजेस करके। तो उससे मुझे 15 kgs का जंप मिला। आई डिडंट डू 260, आई डिड 265 एक साल की ट्रेनिंग में। जो आपने अपनी तरफ से कस्टमाइज हाँ। किया थोड़ा बहुत। आई थिंक ये होना भी चाहिए कि सी जो जनरली जो अवेलेबल होते हैं जितने प्लान्स ट्रेनिंग प्लान्स वो एक जनरल ऑडियंस के लिए हैं, और हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में डिफरेंट होता ही है। करेक्ट। वो थोड़ा करने के बाद आपको अपनी तरफ से एक बार ट्वीक करना चाहिए। सबके अपने में डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं। वही ट्रायल एंड एरर है, कौन सा Exactly. आपके ऊपर वर्क कर रहा है उसको स्टिक हाँ। करो, इट विल शो Nice. रिजल्ट। अच्छा, इसके लिए आपने कोई अलग से न्यूट्रिशनिस्ट या इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस भी ली है या नहीं? नहीं, इट वाज ऑल ऑन माय ओन। All on जो your भी मैंने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाला है, एवरीथिंग वाज प्योरली बेस्ड ऑन दैट। एंड डू यू थिंक अगर आपके पास ये फैसिलिटीज भी हो तो आपका गेम और इम्प्रूव होगा? Yes, obviously. In fact, I am searching for a trainer, for a coach, powerlifting coach. ओके। But as of now, मुझे कोई ऐसा कोच मिला नहीं। बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत सारे कोचेस मिले हैं, बिल्कुल। बट नॉट फॉर पावर लिफ्टिंग, क्योंकि
जिस एरिया में मैं रहता हूँ देर आर नो पावर लिफ्टिंग जिम्स. हाँ, ये तो मैंने भी सुना कि मोस्टली आई स्टे इन पवई एंड मोस्ट ऑफ द जिम्स आर इन अंधेरी, नहीं तो फिर सायन, चेंबूर. ओके, सो और वहाँ पे पावर लिफ्टर्स भी मैंने देखे नहीं है. इनफैक्ट द प्लेस वेयर आई वर्कआउट सॉरी, वहाँ पे देर आर नो पावर लिफ्टर्स एट ऑल. ये एक बहुत प्रॉब्लम है आई थिंक कि एक तो पावर लिफ्टर्स कम हैं और उसकी वजह से पावर लिफ्टिंग के जिम भी हैं वो भी कम है. बहुत कम है. आई थिंक हम लोगों के पास एक स्ट्रीट लिफ्टर भी पहले आए थे, तो उनका भी वही था कि जो उनको इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं कि डिप बार्स और एक पुल अप Right. बार्स चाहिए होते हैं, तो दो बेसिक चीज़ें चाहिए. और वो भी सारे जिम्स में जो स्टैंडर्ड होता है इंटरनेशनल वो भी कहीं जिम्स में नहीं होता नहीं है. मिलता है. तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हाँ ठीक है, फिटनेस इज़ अ थिंग, बट कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी इंक्लूड करनी बहुत ज़रूरी है. ट्रू. And the same thing, Deepak Shinde also came. He's the Malkham champion of the world. Sorry. तो उन्होंने भी वही कहा कि मलखम तो इतना बेसिक वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा है. लाइक पूरी बॉडी का वर्कआउट है कंप्लीट, और कोर स्ट्रेंथ तो इतना लाइक स्टील का कोर हो जाता है उसकी वजह से. और उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, उसमें एक बस फोम चाहिए और एक वुडन पोल चाहिए. जो ये इतनी आसान चीज़ है जो हर जिम में हम कर सकते हैं और उससे लोगों को फ़ायदा होगा. बट वही ये जिम्स में एक स्टैंडर्ड बन गया है कि जो है फैक्ट्री की तरह की जो सेटअप है बस ऐसे ही हर जगह सेटअप लगा देना. करेक्ट. आई थिंक वो चीज़ हमें ठीक करनी बहुत करनी ज़रूरी है ज़रूरी सिस्टम है. में. वो बीच एक में बार तो लॉकडाउन जब भी हुआ था तभी मैं और मेरा एक दोस्त है, ही इज़ ऑल्सो डूइंग पावर लिफ्टिंग एज अ हॉबी ओनली. तो वी वर प्लानिंग टू स्टार्ट अ जिम, अपना खुद का होम जिम जो रहता है, बाइंग ए सेटअप, डेडलिफ्ट बार, प्लेट्स, प्लेटफॉर्म वगैरह. तो वी वर थिंकिंग ऑफ दैट, बट वो हो नहीं पाया. एज यू मेंशन कॉन्फ्लिक्ट होता है, एग्जैक्टली. हाँ, तो फिर भी हम लोग ने छोड़ दिया वो प्लान, फिर जिम में ही करते थे. बट वही है, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है और ये हर जिम में नहीं हो सकता. नहीं होता. पावर लिफ्टिंग का वर्कआउट अपने नॉर्मल जिम में नहीं कर सकते. इनफैक्ट आई चेंज्ड माई जिम रिसेंटली. तो उसमें तो इक्विपमेंट्स थे बट नॉट द वे आई लाइक्ड इट. जैसे यू नीड आयरन प्लेट्स, वहाँ पे बम्पर प्लेट्स हैं, तो बम्पर प्लेट्स एक हद तक बैठते हैं. फॉर एग्जांपल 200 to 220 kgs तक ही वो बार में बैठता था. हाँ, वो बार में फिट नहीं होएगा. तो आई एम डूइंग 260 250, तो मैं 220 नहीं कर सकता. आई कैन नॉट प्रोग्रेस इफ आई डू दैट. ऑफ कोर्स. तो वो एक चैलेंज था. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमारे इन पॉडकास्ट को बहुत इन्जॉय करते हैं और हमें इनकरेज करते हैं ऐसे और भी बहुत सारे पॉडकास्ट बनाने के लिए. लेकिन अगर आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट बनाने में हमें बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है. तो अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए एक से एक सूरमा गेस्ट्स लाने का. तो वापस चलते हैं हमारे पॉडकास्ट की तरफ. अपार्ट फ्रॉम कंपटीशंस और क्या कहते हैं विक्ट्रीज, आपको क्या लगता है पावर लिफ्टिंग से आपको क्या और फ़ायदा मिलता है? पावर लिफ्टिंग से फ़ायदा एज इन मेंटल, फिजिकल. So first of all, it made me really strong. Second, the amount of respect that I get out of powerlifting. The moment I enter into a gym, people have that respect for me. एग्जैक्टली. In fact, मैं जो जिम में अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, like last 5 years से, everybody knows me, what I do, and they really give me a lot of respect, which is a really big thing for me. और इनफैक्ट कोई दूसरे जिम में भी मैं एंटर कर रहा हूँ ना, आई कुड हियर विस्पर्स के अरे पावर लिफ्टर ही लगता है, कौन है. सो इट इज़ रियली अ ह्यूज अचीवमेंट आई थिंक. बिल्कुल. नहीं, ऑब्वियसली एक वो अलग पर्सोना आ जाता है कि पर्सनालिटी को ऐड हो जाता है, वो चीज़ फ्लेयर ऐड हो जाता है. एग्जैक्टली. इट मेड मी वेरी पॉजिटिव. बहुत काम मुझे रखा है पावर लिफ्टिंग में. लाइक इफ़ आई डोंट डू इट एज पर माई शेड्यूल ना, आई विल लूज माई माइंड. ये क्या हो रहा है, अजीब लग रहा है एकदम. आई हैव टू वैसा एक एडिक्शन है वो. एडिक्शन बन गया है. और अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक एक मेंटल पीस वैसा कुछ सैनिटी के लिए रहता है. इट मेड मी रियली काम. और मेरा पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो गया बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज just to progress, I have put a lot of time into it, so I know how much time I have to give on other things. तो just like powerlifting में मैंने इतना time दिया है to progress, वैसे ही I can put that patience, that level of dedication into other aspects of my life. ये तो है, क्योंकि
इट्स नॉट समथिंग लाइक कि आपने तुरंत कर लिया। सिमिलरली टू बॉडी बिल्डिंग, मैं ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग से रिलेट कर सकता हूँ कि हाँ, आप ओवरनाइट चेंजेस नहीं कर हो सकते। पाते। ये सब चीज़ें धीमे-धीमे बढ़ती हैं। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल आल्सो इन अ फिलोसॉफिकल वे कि हाँ, जितनी धीमे आपको वो चीज़ अचीव होती है, उसकी वैल्यू और उसका रिस्पेक्ट भी आप उतना ही ज़्यादा करते हो। राइट, वो चीज़ तो है। ट्रू, एंड या ट्रू कि इट कीप्स यू मेंटली सेन। राइट। जब तक नहीं होता ना तो एक अंदर से एक अर्जेंसी रहती है। अच्छा, व्हाट डज योर फैमिली थिंक अबाउट योर स्पोर्ट? They are very supportive. They are happy, really happy that I'm doing this sport. In fact, जब भी मैं कोई मेडल लेके जाता हूँ, दो इट इज़ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, या फिर कोई लोकल कंपटीशन में मैंने भी पार्टिसिपेट किए हैं, उसमें तो फर्स्ट प्लेस ही आते हैं। तो दे फील रियली प्राउड, स्पेशली माई मदर। वो मेडल देख के बहुत खुश हो जाती है। इनफैक्ट अभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने खेला रिसेंटली जनवरी में 24, तो उसमें आई सिक्योर्ड सेकेंड प्लेस। नाइस। तो उसमें मेरी मॉम और मेरी सिस्टर दोनों आए थे सपोर्ट करने के लिए। ओह वाओ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके सामने, उनके प्रेजेंस में मैं ये कर रहा हूँ ना, इट गिव्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आई वाज वेरी हैप्पी दैट डे। अब वो अपना एक अलग मेडल है। हाँ, उस मेडल की वैल्यू ही अलग है, बहुत वो अलग गोल्ड है। से भी ऊपर है। बहुत ज़्यादा। फैमिली का सपोर्ट जहाँ मिलता है ना, एक आपके माइंड से एक स्ट्रेस अलग ही हो जाता है। हाँ, देन यू कैन प्रॉपर्ली फोकस ऑन योर स्पोर्ट। करेक्ट। और एक और चीज़ है, यूजुअली किड्स आर नोन ड्यू टू द फादर्स। मेरे इसमें भी पहले वैसा ही था, जो मेरे एरिया में एवरीबडी न्यू मी बिकॉज दे न्यू हू माई डैड इज़। लेकिन बाद में एक दिन मेरे डैड ने एक इंस्टेंस शेयर किया व्हेन ही वाज जस्ट रोमिंग अराउंड इन द एरिया। तो उनको किसी ने बोला, अरे तो नितिन का पप्पा है, एंड ही टोल्ड दैट स्टोरी टू अस। तो वो मुझे अलग ही एकदम स्वीट थिंग। हाँ, अलग ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। मतलब यू आर गेटिंग टू, यू डोंट रियली गेट टू हियर दिस फ्रॉम योर फादर, बिल्कुल। और वो चीज़ आप सुन रहे हो फर्स्ट टाइम के लिए। इट्स अ रियली बिग थिंग। इट्स अ प्राउड मोमेंट आल्सो फॉर अ फादर। वेरी, आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड दैट डे। ये सब चीजें, ये सब अचीवमेंट्स ऐसे हैं ना कि आप इसको गोल्ड मेडल सिल्वर में आप गिन ही नहीं नहीं सकते। बैन कर पाओगे। दीज आर प्राइसलेस। एग्जैक्टली। अच्छा, एक मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हमने ज़्यादातर देखे हैं जो पावर लिफ्टर्स होते हैं, वो दे आर वेरी ह्यूज, जैसे आप डज दैट हेल्प इन योर लिफ्टिंग कैपेसिटी? यस, इट हेल्प्स अ लॉट। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड पावर लिफ्टिंग, तो तभी मेरे लिफ्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि मेरा बॉडी वेट कुछ 95 के आसपास था। दिस इज समवेयर इन 2021। फिर आई ग्रेजुअली इंक्रीज माई वेट बिकॉज इट मेरे थॉट प्रोसेस यही था कि मुझे स्ट्रेंथ बढ़ाना है, एंड टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ यू नीड टू हैव अ बिट मोर बॉडी वेट। ओके। तो आई गेन्ड टिल 105। ओके। तो मैंने गेनिंग किया, ऑल नेचुरल। मतलब घर के खाने पीने जो मिल रहा है, मैं देखता नहीं था जो मिल रहा है खाने के लिए, बस खा लेता था, और आई वॉज वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग माई स्ट्रेंथ। तो वैसे मैंने किया। फिर जैसे मेरा साइज इंक्रीज हुआ, आई कुड सी द इम्प्रूवमेंट इन माई लिफ्ट्स ऑल्सो। ओके। इन ऑर्डर टू लिफ्ट हैवी यू हैव टू हैव अ बिट मोर वेट, क्योंकि वेट पुशेस वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रेन देख लो, ओके, गॉट इट। हाँ, क्रेन क्यों बने हैं? टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। और क्रेन अगर खुद लाइट वेट है, इट विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो सेम थियरी अप्लाइज टू इन पावर लिफ्टिंग ऑल्सो। You need to be a little on the heavier side in order to lift heavy. तो ये जो आपने वेट गेन किया ऑलमोस्ट 10 kgs, तो ये आपने कैसे किया? मतलब डाइट तो आपकी ठीक वो रही, उसके अलावा आप कुछ वर्कआउट भी कर रहे थे जिसकी वजह से ये वेट गेन हुआ? थोड़ा मैंने ट्वीक किया था। जब भी इन 23 I came across a concept called power building. ओके। So power building is a mix of power lifting and body building. अच्छा, ये चीज़, दिस इज न्यूज़। हाँ, तो उसमें कैसा है, द मेन लिफ्ट्स विच यू आर डूइंग, जो कंपटीशन में करते हैं, स्क्वाट, बेंच, डेड लिफ्ट। तो जब आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव टू स्टिक टू दैट पावर लिफ्टिंग रूटीन। बाद में जो आप वर्कआउट कर रहे हैं, जो उसको एक्सेसरीज बोलते हैं, तो दैट इज बॉडी बिल्डिंग स्टाइल। ओके, हाइपरट्रॉफी के लिए बेसिकली। हाइपरट्रॉफी के लिए। सो इट इज़ लाइक यू आर गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आपका पावर लिफ्टिंग का भी हो रहा है, साथ में बॉडी बिल्डिंग का भी हो रहा है। तो पावर बिल्डिंग हेल्प मी अ लॉट टू हैव थोड़ा मसल गेन करने में, स्ट्रेंथ गेन करने में। तो समवेयर इन मिड 23 व्हेन आई हिट प्लेटो, मुझे ऐसा फील हो कि मैंने प्लेटो हिट कर दिया, अभी इसके ऊपर मेरा लिफ्ट्स इम्प्रूव नहीं होगा। तो फिर से मैंने सोचा कि वेट गेन करते हैं फिर से,
ओके। और उस टाइम पे मैं कुछ भी देखता नहीं था, जो मिले वो खा लो, जंक फूड कुछ जो मिले वो। तो वैसे करके मैंने फिर से 10 kgs का जंप किया। ओके। एक साल बोल सकते हो, एक साल के अंदर। 1 साल के अंदर 10 एक साल के kgs? अंदर 10 kg, उसमें ऑब्वियसली फैट हो हाँ, गई, obviously. मसल एंड फैट बहुत था। फिर जब ही आई डिड दैट, आई अगेन चेक माई PR आफ्टर रनिंग 2 साइकिल्स, जो मैंने पहले बताया आपको। या 2 साइकिल मैंने चलाया, फिर मैंने PR हिट किया, और वो मुझे 15 kgs का हिट जंप दिया जो उसने। 265 kgs, हाँ, विच इज़ माई मैक्स एज ऑफ इट। तो आई फेल्ट के आपको अगर हैवी उठाना है तो आपको बॉडी वेट में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने प्लेटो हिट किया, उसके बाद देयर इज नो अदर ऑप्शन rather than increase your body weight. ओके। तो सेम गोज फॉर बेंच प्रेस भी और स्क्वाट्स में भी। स्क्वाट्स में मैं 220 आई यूज्ड टू स्ट्रगल विथ 220 kgs का, मैं बहुत स्ट्रगल करता था, भले चले जाता था, बट वो यू कुड सी आई एम स्ट्रगलिंग। एंड सेम गोज फॉर बेंच प्रेस, माई बेंच प्रेस वॉज अराउंड 125। ओके। तो जब मैंने वो सेकेंड टाइम जो मैंने फिर से गेन किया वेट, आई वॉज वेइंग समवेयर अराउंड 115। ओके। तो बेंच मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ, इट वेंट अप बाय 20 kgs ओके। 1.5 साल के अंदर। देन स्क्वाट जो मैं स्ट्रगल कर रहा था वो ऐसे जाने लगा, क्विक एकदम ईजी। तो बट मैंने उसको ट्राई नहीं किया कि और करूं और बढ़ाऊं वेट। तो 225 kgs एकदम इजीली गया। उस टाइम पे आई कुड डू 235 ऑल्सो, अच्छा। बट पता नहीं क्यों नहीं किया। दैट वाज पुश नहीं किया। एक गलती कर दी मैंने, आई शुड हैव पुश्ड मोर। मुझे लगता भी है कि कहीं ना कहीं वो एक फैट और मसल का एक स्वीट स्पॉट होता है फॉर द मैक्सिमम लिफ्ट्स। क्योंकि मैंने देखा भी है, जैसे बॉडी बिल्डर्स भी हैं या और फाइटर्स वगैरह भी होते हैं, तो जहाँ द मोमेंट दे स्टार्ट लूजिंग फैट या बॉडी फैट परसेंट ड्रॉप करते हैं अपना वेट लूज करने के लिए ना, उनका लिफ्टिंग कैपेसिटी भी तुरंत कम हो जाता है। भले ही मसल मास उतना ही हो। ये भी मैंने ट्राई किया है। अच्छा। 22 में अर्ली 22 में जैन के आसपास मैंने, मेरी सिस्टर का शादी था, तो आई वाज लाइक मुझे वेट ड्रॉप करना है क्योंकि तभी फोटोज अच्छे नहीं आएंगे। एग्जैक्टली। तो मैं बोला चलो वेट ड्रॉप करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो मैंने 6 महीने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो आई वाज समवेयर अराउंड 105 एंड आई ब्रॉट माई बॉडी वेट टू 90 kgs। 15 kgs का वेट लॉस। हाँ, वी 6 मंथ्स में। मतलब आई वाज हार्डली ईटिंग कार्ब्स। सिर्फ दिन में लंच के टाइम पे आई यूज्ड टू हैव 200 grams ऑफ कुक्ड वाइट राइस, बाकी पूरा हाई प्रोटीन फाइबर वैसा ही था। तो ये मैंने 4 महीने रिगरसली फॉलो किया, नो चीट मील। तो आई केम डाउन टू 90। आई विल शेयर माई फोटो विथ यू बिफोर एंड आफ्टर वाला। तो उस टाइम पे आई नोटिस कि मेरा स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है, ड्रास्टिक ड्रॉप। जहाँ पे मैं 220 के किलो के लेट से 4 या 5 रेप मार रहा हूँ, मेरा हार्डली 1 रेप जा रहा था। अच्छा। इतना मैंने, हाँ, स्क्वाट्स में मैंने बहुत चैलेंज फेस किया ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे। 200 किलो का स्क्वाट है, इट केम डाउन टू 160 170, इतना 40 kgs का डिफरेंस। बहुत वीकनेस आ गया था। फिर जब बोलते ना, बोला बस बहुत हो गया, अभी स्ट्रेंथ चाहिए फिर से, क्योंकि मैं आई वॉज स्ट्रेंथ ओरिएंटेड। तो मैंने फिर से वो चालू किया कि नहीं भाई अभी स्ट्रेंथ चाहिए मुझे। तो आई स्टार्टेड ईटिंग। उसके बाद से नहीं चाहिए। इनफैक्ट अभी मैं फिर से हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो अभी मैंने फिर से 115 से नहीं कम कर रहा हूँ अभी। अच्छा। 115 से अभी आई एम 104, सॉरी 102। टुडे आई ओनली मेजर्ड। अच्छा। तो 102 पे आ गया है। तो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट समवेयर अराउंड 95। ओके, 95 है। तो मैं 95 पे आके मैं फिर से ट्राई करूँगा कि बढ़ता है क्या। आई नो इट विल नॉट, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है अपना। आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट। तो जॉब के टाइम पे आपको इतना मालूम नहीं पड़ेगा, वीकनेस आ रहा है ऐसा कुछ फील नहीं होता। जब भी आप जिम में हो, व्हेन यू आर इनटू इंटेंस लिफ्टिंग, ओनली एट दैट टाइम यू विल फील दैट डिफरेंस कि वीकनेस आ रही है, फटीग जल्दी हो जाती है बॉडी। हाँ, क्योंकि लो कार्ब्स है ना, Exactly. यू नीड एनर्जी। जब एनर्जी के लिए कुछ आप बॉडी में डाल ही नहीं रहे हो, तो बॉडी भी वैसे रिएक्ट करेगी। या ट्रू। बहुत टाइम तो मैं ब्लैकआउट भी हुआ हूँ, बट Really? गिरा नहीं हूँ, बट बच गया। कुछ ऐसा सपोर्ट के लिए मिल जाता था पकड़ने के लिए। एग्जैक्टली, जो डेडलिफ्ट करते हैं उसके, मेन especially तो deadlift के डेडलिफ्ट बारे और में, स्क्वाट्स में squats, मुझे हाँ। ब्लैकआउट बहुत बार हुआ, ऑलमोस्ट बेहोशी के वैसा हो गया था। इतना मैंने स्ट्रिक्टली मेरा डाइट को लिया था उस समय आप ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे। तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें आप अगर आपके पास डाइटिशियन हो तो आपकी कैसे उसमें आपकी ये चैलेंजेस कैसे मीट हो सकते हैं?
डाइटिशियन है अगर, तो दे विल रिकमेंड अ स्पेसिफिक फूड जो आपको हेल्प करेगा, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है जो आपको एक पर्टिकुलर फूड में मिलेगा, ओके इट इज़ नॉट अवेलेबल इन एवरी फूड आइटम, तो दैट वे दे कैन हेल्प अ लॉट. मेरे टाइम पे आई डिडंट कंसल्ट एनीबॉडी, मैंने वही किया जो मेरे मन ने बोला, and I followed it, and to some extent it showed a negative result also. ओके If you're eating a particular thing for 6 months, you're not getting that macronutrient जो आपको चाहिए, बॉडी रिक्वायर करती Exactly. है, वो नहीं मिल रहा, इट विल शो नेगेटिव इम्पैक्ट. बिल्कुल. तो वैसा आई कुड फील कि आई शुड हैव कंसल्टेड एटलीस्ट कोई फ्रेंड है जिसको इसका नॉलेज Someone है. more experienced basically. हाँ, और फिर वो अपना हमारा टाइम वो बच जाता है कि वो हिट एंड ट्राई में, और क्या कहते हैं, जब कोई किसी का ऑलरेडी ट्राइड टेस्टेड एक्सपीरियंस है करेक्ट. तो आई थिंक दैट सेव्स टाइम, और अपना क्या कहते हैं, आप प्रोग्रेस में ज़्यादा फोकस कर सकते हो उस चीज़ में. हाँ, एक और चीज़ है, मैंने कंसल्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट आई हैव कम अक्रॉस एंड आई हैव सीन कि उन लोग फैंसी चीज़ें ज़्यादा रिकमेंड करते हैं. तो मुझे वो सब फॉलो नहीं करना था क्योंकि मैं उतना टाइम तक सस्टेन कर ही नहीं पाऊँगा वो फॉलो करूँगा तो इसीलिए आई डिडंट गो फॉर एनी डाइटिशियन. जो मेरे को सही लगा मैंने वो हिसाब से किया. और आई थिंक अब आजकल इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल बहुत ज़्यादा है, है. अगर आप डेडिकेशन से वो इन्फॉर्मेशन सिमुलेट कर रहे हो और अपने हिसाब से अप्लाई कर रहे हो, तो आई थिंक वो चीज़ It works. मीट हो सकती है, वो रिक्वायरमेंट. यस, एब्सोल्युटली. अच्छा, जैसे आप अभी जॉब भी करते हो, यू आर ऑलरेडी वर्किंग, और वो टोटली डिफरेंट है स्पोर्ट से, तो हाउ डू यू बैलेंस योर पावर लिफ्टिंग एंड योर जॉब? सो इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल. आपको टाइम मिलता है क्या? यूजुअली टाइम सबके पास है. इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़. तो आई हैव मेड इट अ प्रायोरिटी कि मुझे कैसा भी दिन जाए, मुझे जाके जिम में पावर लिफ्टिंग करना है, मुझे जिम जाना है. मतलब देयर इज अ शेड्यूल कि मैं मंडे टू फ्राइडे वर्कआउट करता हूँ. आई टेक 2 days ऑफ रेस्ट. वीकेंड्स पे बिल्कुल, रिकवरी भी ज़रूरी है. रिकवरी ज़रूरी है. तो इफ़ आई एम नॉट फॉलोइंग दैट शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे वाला, तो माइंड एकदम ये हो जाता है, इट डजंट फील गुड. आई हैव मेड इट अ लाइफ स्टाइल कि वंस आई एम बैक फ्रॉम ऑफिस आई हैव टू गो नो मैटर व्हाट. घर में कुछ भी हो जाए, बारिश हो रही है, मैं रेनकोट पहन के जिम जाता था 2-3 किलोमीटर दूर. ऑफ कोर्स. तो आई हैड मेड इट the commitment which I gave to powerlifting. It is all about that. You need to have that passion, that commitment, time management. वो सब आपको सब करना पड़ेगा अगर आपको दोनों बैलेंस करना है तो. Sometimes I also compromised on family time. मैंने उनको टाइम नहीं दिया, which I feel now कि थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए था. क्योंकि मेरा शेड्यूल आप देखोगे, मॉर्निंग में उठ के 9 बजे ऑफिस चले जाओ, फिर आओ शाम को रेस्ट करके कुछ खा पी के जिम चले जाओ, और मैं 12 बजे जिम से रिटर्न आता था. लाइक आई यूज्ड टू स्पेंड 3 hours इन द जिम. ऑफ कोर्स, नहीं वो ज़रूरी भी है. उसमें भी मैं आपको बता दूँ 2 hours आई यूज्ड टू ट्रेन. 1 घंटा इधर उधर टाइम पास. क्योंकि इतना पहचान, वार्म अप और ये सब में भी तो टाइम जाता हाँ, है, ये भी बहुत ज़रूरी है. वार्म अप में मैं एटलीस्ट 20 मिनट लगाता हूँ. एग्जैक्टली, वो ज़रूरी भी उतना ही है. और बीच में हाय हेलो करते करते लिटरली 1 hour मेरा ऐसे ही वेस्ट होता था. तो 12 बजे घर पे आओ, रिटर्न, फैमिली वाले सो जाते हैं, कब बात करोगे आप? बस वो तो एक चीज़ है. वो आई थिंक सारे जितने हम लोग ने अभी तक स्पोर्ट्स पर्सन देखे हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो सब वो फेस करते हैं. हाँ, बट वो यही कहते भी हैं कि हाँ, बट इट्स वर्थ दैट. जब आपको सक्सेस मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ ठीक है, वो किया, बट लेकिन उसका कहीं ना कहीं मिला भी फ़ायदा. तो आपको बस डेडिकेशन आपको दिखाना है. अगर आपको मन में लग रहा है कि मुझे करना है, देन देयर इज़ नथिंग दैट विल स्टॉप यू. आपने एक बार ठान लिया वो चीज़, तो वैसा मेरा मेंटालिटी वैसा था. आई हैव टू डू, आई विल डू इट. जब आप कंपटीशन में होते हो, compete करने वाले होते हो, तो उस समय आपके लिफ्ट करने से पहले क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है? गुड क्वेश्चन. व्हेनेवर आई एम अप्रोचिंग अ लिफ्ट, उस टाइम पे जो मैं लिफ्ट करने वाला हूँ, मैं उसको विजुअलाइज करता हूँ दिमाग में अपने. ओके. कि मैं हाँ ऐसे वॉक कर रहा हूँ टुवर्ड्स द बार, मैंने ऐसे पकड़ा बार को, एंड आई एम डूइंग जिस वे में मुझे करना है. और फिर द मोमेंट आई एम अबाउट टू डू दैट, मैं फिर से वो रिपीट करता हूँ कि मुझे ऐसे करना है. जैसे मैंने किया है, लाइव करने वाला हूँ, वैसे मैं मन में सेम रिपीट करता हूँ, और फिर आई डू दैट अटेम्प्ट. ओके. तो आई ट्राई टू डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और मेनली डेडलिफ्ट इज़ माई फेवरेट. और मैं हमेशा उसको विजुअलाइज करता हूँ पहले एक बार कि मैं ऐसे कर रहा हूँ ये लिफ्ट, और वो वैसे ही जाता है विजुअलाइज करने के बाद.
ये आई थिंक काफ़ी सारे हमारे जो गेस्ट्स आए ना उन्होंने बताया है कि विजुअलाइजेशन करो जितना रोज़ रात को जैसे भी हाँ कि विजुअलाइज की जो आप जो भी आपका गोल है लाइक दिस लिफ्ट या फिर आपका जो परफॉर्मेंस है लाइक हमारे पास अंजलि देसाई करके जिमनास्ट है ओके वो आई थी तो वही कहती थी जो भी जो मूव है हाँ उसको विजुअलाइज करो कि करो तुम वो बार बार वो कर रहे कर हो रहे रात हो को करने से नेक्स्ट डे परफॉर्म करने से पहले रात भर करो करेक्ट और उसके बाद करो आई थिंक ये सब में आई थिंक सारे एथलीट्स में इट्स मैंने देखा इट्स है कॉमन कॉमन है बहुत कॉमन है इफेक्टिव आल्सो एविडेंटली इट्स इफेक्टिव इट इज़ वेरी अच्छा इफेक्टिव अच्छा जैसे हमने बहुत फेमस जो क्या कहते हैं एंडी हॉल का जो लिफ्ट है 500 केजी का हाँ तो उसमें उसने वहाँ पे हिप्नोथेरेपी की बात करी थी कि ही इमेजिन कि उसके बच्चे बच्चे एक कार के कार नीचे के हैं एंड ही इज लिफ्टिंग दैट कार अप हाँ तो हैव यू एवर ट्राइड इट या आपको लगता है कि ये है असली ऐसा इफेक्टिव है टू एन एक्सटेंट इट इज़ ट्रू बट इनफैक्ट आई ट्राइड ऑल्सो बट नहीं हुआ मेरे से वो विजुअलाइजेशन में नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ इवेंट हुआ है मेरे साथ और मुझे ये करना ही है आई हैव ट्राइड वेन एवर आई एम ट्राइंग अ पी आर नो अटेम्प्टिंग अ पी आर आई ट्राई टू ब्रिंग दैट थॉट इन टू माई माइंड बट वो निकल जाता है पता नहीं क्यों तो मैंने अभी तक मैं उस फेज़ में आया नहीं हूँ कि आई हैव विजुअलाइज दैट थिंग इतना एक्सट्रीम दैट इज़ एक्सट्रीम जो सिनेरियो है सिनेरियो एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अटेन दैट मेंटालिटी ड्यूरिंग दैट टाइम क्योंकि ऑलरेडी आपके मन में चल रहा है कि ये लिफ्ट होगा कि नहीं होगा और आपको कैसे करना है तो उस टाइम पे आप इस चीज़ में नहीं जा सकते मे बी दीज गाइज हैव वन मोटिव टू लिफ्ट दैट वेट वही वो एक बड़ा कंपटीशन भी था हायर हाँ स्टेक्स उस टाइम पे दीज गाइज आर प्रोफेशनल दे डोंट थिंक कि लिफ्ट जाएगा कि नहीं जाएगा बिल्कुल तो दे डोंट थिंक ऑल दिस तो उनके मन में यही चलता है ये सिनेरियो आ सकता है बट अ पर्सन हु इज़ अ नॉर्मल लिफ्टर लाइक मी इट इज़ टफ टू अटेन दैट स्टेट ऑफ माइंड तो जैसे अभी कुछ एपिसोड पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड कि एक फ्लो स्टेट होती है एथलीट की तो जैसे हम बोलते हैं क्रिकेट में कोई क्रिकेटर फ्लो आजकल क्या कहते हैं फॉर्म में खेल रहा है तो वो दैट इज़ अ फ्लो स्टेट बेसिकली वो Okay. प्लेयर जो है फ्लो स्टेट में है एक वो फ्लो स्टेट अटेन करनी ज़रूरी है और आई थिंक ये जो ऐसे एथलीट्स हैं एडी हॉल या हाफथॉर्प जैसे या मैरियस पुजिनोविस्की जैसे कहीं ना कहीं उन लोग को इतने सारे कंपटीशन करते करते ना वो एक्सेस हो गई है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है पूरा टेक ओवर कर लेता है जो भी प्रैक्टिस करी है जो भी डिसिप्लिन किया है वो पूरा उस परफॉर्मेंस में आ जाता है एंड द कॉन्शियस माइंड जो डाउट कर रहा है बार बार ये होगा कि नहीं होगा वो आई थिंक चला ही जाता है गायब हो जाता है वो फ्लो स्टेट में वो अटेन करना सिखाते हैं और वो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग एग्जैक्टली वो हम हाँ वो एक बिगनर एथलीट को या आई थिंक जो उसने वो जिसने वो ट्रेनिंग नहीं ली आई थिंक उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है उस चीज़ के लिए In fact, when I was attempting this 265 kg का deadlift, उस टाइम पे I might have been into that state क्योंकि the moment I lifted no it मेरा जो initial pull है deadlift का it is very strong और I struggle after it crosses the knee ओके तो जैसे उसने नी क्रॉस किया बार ने नी क्रॉस किया आई गॉट स्टक बहुत स्लो जा रहा था ऊपर तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक नहीं कर इसको कर बॉडी कुछ भी हो जाए हड्डी टूटेगी टूटने दे लिफ्ट कर एंड लिटरली एवरीवन वर्किंग आउट अराउंड मी एकदम फ्रीज हो गए सब एंड दे वर लिटरली शाउटिंग लोग पुश कर रहे थे कम ऑन एंड आई डिड इट मैं बोला जो होगा देख लेंगे इंजरी होगी मैक्सिमम क्या होगा तो आई पुल्ड इट और वो हो गया एग्जैक्टली जितने भी ये सभी पीआर्स होते हैं या क्या कहते हैं जितने भी हम लोग देखते हैं लास्ट बॉल पे 6 देखते हैं वो सब Correct. वो आई थिंक दोज आर एग्जांपल्स ऑफ दोज फ्लो स्टेट वाली चीज आई लिटरली गॉट गूज़बम्प्स मेरे को भी आ गया I got goosebumps. तो वही दीज थिंग्स डजंट हैपन एवरी टाइम एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होगा वो हर बार नहीं होगा एक बार हो गया तो हो गया बस आई थिंक हाँ आई थिंक एज एन एथलीट ये हमारा जरूरी ड्यूटी है कि हम प्रैक्टिसेस और जितने भी हम लोग के शेड्यूल्स हैं वो फॉलो करते रहें जो फ्लो स्टेट को है वो उसको हम लोग एक्सेस तब करें जब हमें परफॉर्म करना है दैट विल गिव यू द मेन एनर्जी या फोकस हाँ अपना पीआर करने के लिए एंड इट डजंट वर्क एवरी टाइम एग्जैक्टली नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई इट विल नॉट वर्क ऑफ कोर्स दैट वो भी मैंने ट्राई कर लिया वेन एवर आई एम अटेम्प्टिंग एनी अदर पी आर आई ट्राई टू डू दैट आई विजुअलाइज बट वो नहीं हो पाता एक बार आप इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू हर बार इट इज़ नॉट पॉसिबल नहीं तो जैसे हमारे गेस्ट आए थे यशिका शिंदे शी इज़ अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और वो उन्होंने बताया भी कि हिप्नोथेरेपी और ट्रेनिंग के थ्रू वो ये फ्लो स्टेट को एक्सेस कराना एट योर विल वो कराते हैं
उसमें ट्रेनिंग लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, बट आई थिंक अगर आप उनसे मिलोगे तो आई थिंक आपका शायद सारे Definitely. लिफ्ट्स पीआर होंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Yes, yes. तो ये मिलते एक हैं चीज़ है उससे। जो हम लोग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। वही, क्योंकि सारे स्पोर्ट्स पर्सन जितना अच्छा करें उतना अच्छा है हम सबके लिए। हाँ, तो इनफैक्ट अगर बड़ी पैनल रहेगी यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। एग्जैक्टली, डेफिनेटली, तो वो चीज़ तो है ही। और सबका आपको सबका नज़रिया अलग रहता है। और हम क्या कहते हैं, एम सबका सेम ही है, हिट योर पीआर हर बार। हर तो बार। वही, वो अगर एक्सेस करना हो जाए तो कितना, मतलब लाइक देयर इज नथिंग, ये अनस्टॉपेबल उसके बाद बेसिकली। ट्रू। और मैं अपने ऑडियंस, हमारे लिसनर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि हम लोग एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड एक स्पेसिफिक पॉडकास्ट करें तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, तो हम आपके लिए एक सिर्फ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड, आपको कैसे माइंड और बॉडी को कैसे बैलेंस करना है टू गिव योर पीआर एवरी टाइम यू परफॉर्म, तो हमें प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो गेटिंग बैक टू आवर पॉडकास्ट, अच्छा, पावर लिफ्टिंग में आपका कौन आइडियल है, किसको आप फॉलो करते हो रिलीजियसली? जैसे मैंने पहले बताया, व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू पावर लिफ्टिंग, तो एक एरिक लिलिब्रिज करके है, ही इज़ फ्रॉम Yeah. यूएस। ओके, तो उनका डेडलिफ्ट और स्क्वाट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ पावर लिफ्टिंग। उसमें दो पावर लिफ्टिंग में दो कैटेगरीज है, रॉ Okay. एंड इक्विप्ड। या आई एम इनटू रॉ पावर लिफ्टिंग। तो उनको देख के मैं बहुत इंप्रेस हुआ था। तो ही इज़ मेनली, ही इंस्पायर्ड मी फॉर डेडलिफ्ट, क्योंकि वो जो तरीका यूज़ करते हैं, आई इम्प्लीमेंटेड इट इनटू माय ट्रेनिंग ऑल्सो, द वे ही सेट्स अप फॉर द लिफ्ट। तो मैं सब इमिटेट कॉपी करता था उनको, एंड इट वर्कड टू एन एक्सटेंट। अच्छा, तो डेडलिफ्ट में इनिशियली, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट में इनिशियली वो थे। फिर दिस एडी हॉल, उन्होंने 2017 में 501 कुछ अटेम्प्ट किया था। Yeah, 2017 और 2018 में, आई थिंक 2018 था। 18 यस। तो वो देख के ही बिकेम अ गॉड टू मी फॉर डेडलिफ्ट। वो डेडलिफ्ट, वो बेसिकली वो जो स्टांस है ना, वो हिस्टोरिक है, जब वो Historic है। दे रखा है, नोज ब्लीड हो रहा Bleed हो रहा है। है, लुकिंग एट इट। इनफैक्ट मैंने उनका अलग से इंटरव्यू हुआ था, वो भी देखा। उनके साथ में क्या हुआ, दी आफ्टरमैथ। तो वो बोल रहे थे आई वाज लिटरली गोइंग टू डाई, हार्ट फेल होने वाला था। Yeah. इतना और बहुत सारी मेंटल कॉम्प्लिकेशंस हो भी सकती थी बहुत उनको। हुआ भी था उनको, इंटरनल ब्लीडिंग भी हुआ था। ही Exactly. वाज मेंशनिंग ऑल दैट। Yeah. तो वही डेडलिफ्ट में एडी हॉल इज द गॉड, Yeah, true. and nobody has ever come close to it. और when it comes to, there are 2-3 more, जैसे लैरी व्हील्स हो गया। Yeah, Larry Wheels also. लैरी व्हील्स है। फिर एक और यूएस का बंदा है, आई डोंट रिकलेक्ट हिज नेम। उसका इंस्टाग्राम नेम इज़ पीटी फिटनेस। Okay. अमेजिंग फिजिक एंड अमेजिंग स्ट्रेंथ। मतलब 260 kgs के बेंच मारता है वो। तो व्हाई डू यू थिंक इसे ज़्यादातर पावर लिफ्टर्स ये सब यूएस में क्यों होते हैं, मतलब ऐसा क्या है? यूएस में इट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। पावर लिफ्टिंग बहुत, आई वुड से 40-50 ईयर्स पहले से चल रहा है पावर लिफ्टिंग। इंडिया में तो अभी आया है, रिसेंटली आया है, बट वहाँ यूएस में बहुत सालों से चल रहा है। इनफैक्ट उतना 20-25 साल पहले, 30 साल पहले भी देयर वर पीपल हु कुड डू डेडलिफ्ट ऑफ 1000 kgs। 1000 kgs? सॉरी, नॉट kgs, पाउंड्स। 1000 pounds, okay, हाँ। तो देयर वर पीपल हु कुड डू दैट। तो इट इज़ अ वेरी ओल्ड स्पोर्ट इन यूएस। एडवांटेज मिल जाता है। हाँ, इसीलिए वहाँ पे एथलीट्स भी ज़्यादा हैं। और जो फेडरेशन है IPF, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम दैट कंट्री। आई थिंक इंडिया में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसे यहाँ पे फेडरेशंस और एसोसिएशंस थोड़े कम है इन कंपैरिजन। तो इसलिए उतने फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिशन्स नहीं होते, और आई थिंक उतने क्या कहते हैं, उतने यूनिफॉर्म और हायरार्किकल लेवल पे नहीं हो पाते कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, अब नेशनल। जैसे कि इनफैक्ट हमने बॉडी बिल्डिंग में भी देखा है कि एक उनका पैटर्न फॉलो होता है एवरी ईयर एंड सारे कॉम्पिटिशन्स, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट, और आई थिंक फरवरी के आसपास वो मिस्टर इंडिया वो सब करते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं वो एक है एस्पेक्ट जो पावर लिफ्टिंग में ज़रूरी है, और जिस तरह से बढ़ भी रहा है ये स्पोर्ट, वहाँ और ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। हाँ, अभी इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू सी यूथ जो 18-19 वैसे हैं एज ग्रुप के, उन लोग पावर लिफ्टिंग को बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ अच्छा लगता है मुझे देख के। वो हमारा भी एक्चुअली यही एम है पॉडकास्ट का भी, कि इस पॉडकास्ट के थ्रू जितने भी यूथ हैं स्पेशली, उनको थोड़ा गाइडेंस भी मिले और साथ ही साथ जोश भी मिले। जैसे आप यहाँ पे आए हो, आपको देख के शायद किसी और को भी उतना ही जोश मिलेगा उस चीज़ को परस्यू करने का, या जो उस वर्ड्स पे है कि यार मैं पावर लिफ्टिंग करूँ या
छोड़ो अब जॉब में चला जाता हूँ, कॉर्पोरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा होप बन सकते होंगे कि आप दोनों बैलेंस कर मैनेज सकते कर हो। सकते हो। तो वो एक चीज़ है। और यहाँ पे मैं लोगों को भी, ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा कि पावर लिफ्टिंग इज स्पोर्ट की जो आप अपने जॉब के साथ कर सकते हो। तो इट्स नो बिग डील कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो या आपको बहुत 8 से 10 घंटे चाहिए ही चाहिए उसके लिए। आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो एक नॉर्मल जॉब के साथ भी। करेक्ट। इफ़ यू आर नॉट कम्पीटिंग देन इक्विपमेंट डजंट मैटर। एग्जैक्टली। आपको जो भी एक्सेसिबल है, जो भी जिम एक्सेसिबल है, आप वहाँ पे वहाँ पे भी कीजिए, कर सकते हैं। आई थिंक बेसिक ट्रेनिंग तो आप वहाँ से शुरू कर ही कर सकते सकते हैं। हैं। उसके बाद हाँ, जहाँ से जैसे आपका लिफ्ट है वो तो ऑब्वियसली बात है, हर जिम में उतने शायद प्लेट्स भी नहीं होंगी। नहीं होंगे। इनफैक्ट लोग मेरे पास आते हैं कि भाई हो गया क्या, प्लेट्स चाहिए सारी मुझे। प्लेट्स आपके ही पास है। वो हो जाता है कभी-कभी। इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर मी नाउ। एग्जैक्टली। तो यही होता हो कि जैसे ही नितिन जिम में आए कि चलो भाई हम लोग चलते हैं, सारी प्लेट्स यही ले लेंगे। ऐसे हुआ है, बहुत बार होते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग आजकल रिसेंटली काफ़ी देख रहे हैं कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैन अभी जो है MMA और बॉक्सिंग और इन सब में आ रहे। तो डू यू थिंक कि आप भी पावर लिफ्टिंग के अलावा और कोई स्पोर्ट ऑप्ट करोगे आगे इन द नियर फ्यूचर? Yes, not professionally, but again as a hobby. In fact, during lockdown, जब ये gyms सारे बंद थे, हाँ। तो I got a punching bag from one of my friend. He was not using it. तो मैंने लॉकडाउन के टाइम पे मैंने बॉक्सिंग किया है। अच्छा। मैं खुद से ही जो हाँ, ट्रिक्स वगैरह तो यूट्यूब पे देख के, तो आई थिंक 2-3 मंथ्स मैंने वो बॉक्सिंग किया। और अभी भी इंटरेस्ट है, और अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वाई नॉट कम्पीट भी करेंगे। तो बॉक्सिंग आई लाइक वेरी मच। अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक स्विमिंग। स्विमिंग। स्विमिंग में भी काफ़ी अच्छा हूँ मैं। ओके। तो दैट तो आपने पहले से किया हुआ है उसमें, स्विमिंग में? पहले से नहीं, कॉलेज टाइम पे आई स्टार्टेड। मेरे दोस्त ने सिखाया एंड आई बिकम, बट एज अ हॉबी। हाँ, तो काफ़ी अच्छा हो गया स्विमिंग में भी। तो ये दो स्पोर्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं। तो आई विश लक टू द ओपोनेंट जो आपके साथ अगर बॉक्सिंग करेगा। नहीं, एक्चुअली अभी मैंने उसका देखा था, आई थिंक मारिस पुजनोविस्की का, उनका बॉक्सिंग, उनका MMA लाइक इज वेरी ब्रूटल। लाइक एक पंच भी अगर पड़ेगा तो क्या ही आदमी करेगा, वो इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एंड दैट टू वो तो फाइट करते थे रिपीटेडली, एक बार नॉकडाउन किया तो उसके बाद 3-4 पंच तो ऐसे फ्री हैंड पड़ते ही पड़ते हैं। बट आपने भी रिसेंटली देखा उसका एडी हॉल के साथ में भी हुआ हाँ, था, और एडी हॉल ने जीत इसको गया अच्छे वो। से अगेन एज फैक्टर है ना, ही इज अ वेरी ओल्ड स्ट्रॉन्ग मैन। या एडी हॉल तो अभी फिर भी कंपैरेटिवली यंग है वो। आई थिंक अर्ली 2000 से मारिस कर रहे हाँ। थे, और एडी हॉल तो अभी शुरू हुआ है। और इनफैक्ट पहले के स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन्स में ये सारे इवेंट होते थे, 2 स्ट्रॉन्गमैन को भिड़ाते थे सामने। अच्छा। अभी ये सब इवेंट निकल गया। Okay. पहले ऐसे होता था, लाइक टग ऑफ वॉर हो गया, फिर लिटरली रेसलिंग, अच्छा। ये सब स्ट्रॉन्गमैन इवेंट्स में होते थे पहले के टाइम पे। वाओ। नाउ दे हैव स्टॉप्ड इट। अब वो खाली सिर्फ स्ट्रेंथ पे ही फोकस Strength कर रहे हैं focus है। बेसिकली। बट यस, ये वाला एडी हॉल वाला मैंने मैच देखा था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आ गया था देख के। सो बॉक्सिंग वाला भी था उसका हाफ्थर के साथ। हाफ्तौर के साथ वो भी अच्छा, दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। लाइक वो एंड तक वो एक्साइटमेंट बना रहा था उस मैच में, वो चीज़ बहुत अच्छी थी। मुझे लगा कि एडी हॉल जीत जाएगा, बट हाँ, थोड़ा वो कंडीशनिंग के ऊपर से मार भाई खाया उसने। द ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था, हाफ्तौर एंड एडी, बोथ दे वर श्रेडेड लाइक एनीथिंग। बट अगेन कहीं ना कहीं इसमें फिर उनकी स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ा होगा। ऑब्वियसली अब यहाँ पे जेनेटिक्स आई थिंक रोल प्ले करता है कि किसकी जेनेटिक्स में उतना असर नहीं पड़ा, क्या कहते हैं, लोअर फैट परसेंटेज पे। इनफैक्ट हाफ्थर वाज मोर रिप्ड कंपेयर्ड Yeah, he टू was एडी more हॉल। ripped. और उसका इनफैक्ट अभी वो फिर से बॉक्सिंग छोड़ के फिर से पावर लिफ्टिंग भी खेला, उसमें उसको इंजरी हो गई। ओके। फिर ही केम बैक फॉर स्ट्रॉन्गमैन में भी ही वाज गोइंग टू अटेम्प्ट 505 kgs, ओके। तो जो कि नहीं गया। इनफैक्ट वो 475 kgs में स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा, तो उससे एविडेंट होगा कि रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। हम्म। तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्ट्रेंथ टेक्स अ हिट, दैट टू ड्रास्टिकली। आई थिंक वो अभी शायद 5 जो एडी हॉल का जो मार्क है 500 का, वो आई थिंक है अभी थोड़े दिन के लिए तो अनटच्ड है, रहेगा अनटिल कोई अलग से आ जाता है हमारे पास अभी। genetic। एज ऑफ नाउ देयर इज नो वन हु कैन बीट। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहे थे कि यू लाइक बाइक राइडिंग ऑल्सो, तो व्हाट डू यू थिंक कि बाइक राइडिंग और पावर लिफ्टिंग में कौन मेंटली आपको क्या क्या सेटिस्फैक्शंस मिलते हैं दोनों से? पीस ऑफ माइंड अगर देखोगे तो बाइक राइडिंग से मुझे ज़्यादा मिलता है, ओके। क्योंकि आई हैव बीन टू डिफरेंट प्लेसेस, और जो सीनरिक प्लेसेस रहते हैं, तो इट गिव्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ, क्या बोलते हैं, एकदम अलग ही स्टेट ऑफ माइंड है वो। एकदम कामनेस, पीस मिलता है, तो वो बहुत अच्छा फील होता है। और पावर लिफ्टिंग इट्स अ डिफरेंट थिंग, उसमें एक अलग ही टाइप का व्हाट डू यू से
डोपामिन हाँ किक एक मिलता अलग है किक है बेसिकली। हाँ तो दैट इज इट्स बोथ आर डिफरेंट, दोनों में जो फीलिंग मिलती है इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। वी कैन नॉट से कि Of जो course. इसमें मुझे मिल रहा है मुझे पावर लिफ्टिंग में मिल रहा है, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक दोनों कहीं ना कहीं एक थोड़ा एक मेडिटेटिव प्रोसेस है, एज यू सेड कि दोनों में एक पीस ऑफ माइंड है। करेक्ट। लाइक अब जब आप अपना PR हिट करते हो या एक अच्छा सेटिस्फाइंग वर्कआउट करते हो तो एक अलग आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। और एक और चीज़ है, जब आप बाइक राइड कर रहे हो तो आप काम रहते हो, कंपोज रहते हो, वेर एज वेन यू आर डूइंग पावर लिफ्टिंग उसमें आपको थोड़ा एग्रेशन चाहिए। या ट्रू। तो ये एक मेजर डिफरेंस है आई वुड से। अगर आपको दोनों में से एक चूज़ करना हो फॉर लाइफ कि आप ये एक चीज़ कर सकते हो, कौन सी होगी? आई वुड से पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग। मैं तो करूँगा जब तक माई बॉडी अलाउज इट टू डू, आई विल डू पावर लिफ्टिंग। ये तो इवन आई एग्री कि हम लोग देखते हैं अक्सर ही किसी 40s में 50s में भी ना लोग अब कहते हैं कि हमें हेल्दी होना है तो हम वॉक शुरू कर देते हैं, वॉक करते वो बहुत सबसे लेम एक्सरसाइज है मैं कहना चाहूँगा, सॉरी इफ़ आई ऑफेंड एनीवन, लेकिन सीरियसली आई मीन वॉक बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। जब हमारे बॉडी कुछ भी और अलाउ ना करे देन ओनली गो फॉर वॉक। उसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग है। मैं तो कहता हूँ अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते आप सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दो, वो भी अलग चैलेंज होता ही है एटलीस्ट बिगनर्स के लिए भी। बट हाँ, जब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके हाथ पैर जवाब दे चुके हैं, तो आप वॉक पे जाइए। अदरवाइज बहुत सारे वर्कआउट्स हैं, आई थिंक स्पोर्ट्स हैं ऐसे जो आपको फिटनेस भी देते हैं और साथ ही साथ आप compete भी करो तो और अच्छा है। एक लाइफ में एक थोड़ा थ्रिल भी आ जाता है आपके साथ, तो वो चीज़ है। क्या कहते हैं, ऐसा बहुत सुना जाता है कि इसमें भी पावर लिफ्टिंग में जस्ट लाइक बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग में भी बहुत सारा एनहांस्ड पावर लिफ्टर्स भी होते हैं और कुछ नेचुरल लिफ्टर्स भी होते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है? व्यू ये है कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ एनहांस्ड लिफ्टर्स। मेन डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड एनहांस्ड इज़, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट माय वेट कैटेगरी, मैं अगर 105 किलो में खेल रहा हूँ तो उसमें आई नो माई कैपेसिटी, लेट्स से आई एम डूइंग अ स्क्वाट ऑफ 200 kgs। तो एन एनहांस्ड लिफ्टर हु इज़ अ प्रोफेशनल, उसके और मेरे लिफ्ट में एटलीस्ट 40 to 50 kgs का डिफरेंस होता है। दिस आई हैव नोटिस। जब मैंने फर्स्ट पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन खेला था डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसमें आई डिड 190 समथिंग kgs स्क्वाट, और जो दूसरा जो बंदा था उसने 300 की स्क्वाट मारी थी, 300 kg की स्क्वाट मारी थी। हाँ, ये एक डिफरेंस था कि आई डिड रॉ, उसने इक्विप्ड किया था, वो रैप्स वगैरह रहता है, सो उसकी वजह से भी सपोर्ट मिलता है काफ़ी। बट स्टिल यू कैन सी हाउ डिफरेंट इट इज़। डिफरेंस है बहुत। स्ट्रेट अवे 100-110 किलो का डिफरेंस है। एक ये हो गया। फिर अभी जो मैंने रिसेंटली कंपटीशन खेला था उसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसमें आई नोटिस्ड के पीपल आर ओपनली टेकिंग इट। जैसे माई कॉम्पिटिशन वॉज अबाउट टू स्टार्ट माई वेट कैटेगरी, तो उसमें आई वॉज सिटिंग जस्ट लाइक दिस, पीछे एक बंदा था, उसने किसी को बुलाया और बोलता है भाई ये ठोक दे सिरिंज, पता नहीं वो क्या ठोक रहा था उसमें, एम्प टर्मिन, आई डोंट नो व्हाट इट वाज। तो वो मेरे को बहुत स्ट्रेंज लगा, हाउ ओपनली ही इज़ डूइंग इट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ कंपटीशन। तो वैसे मैंने सेम स्टेट लेवल में भी नोटिस किया। तो अभी इंडिया में ऐसे है कि ऑल्दो दे से इट इज़ नेचुरल, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट। और ये डिफरेंस ये भी मैंने नोटिस किया कि जिसने जो ले रहा था, माई लिफ्ट्स वर बेटर कंपेयर टू देम इवन दो दे वर एनहांस्ड। और रियली तो एक वो मुझे अच्छी चीज़ लगी, मतलब इन लोग इतना लेके भी कर रहे हैं, मैं वो नेचुरली कर रहा हूँ। बट मेरे हिसाब से वही है कि कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए। आप ठीक है, आप कंपटीशन करा रहे हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। हाँ, इवन तो मैं वही कहता हूँ कि जैसे जो एनहांस्ड हैं वो कहीं ना कहीं अपने बॉडी को वैसे भी रिस्क में डाल रहे हैं अपनी कैपेसिटी ज़्यादा लिफ्ट करने के लिए। जॉइंट्स का आई थिंक डैमेज हो सकते हैं, आपके लिगामेंट्स टेयर हो सकते हैं, बहुत कुछ है, बहुत है। वो रिस्क तो ले ही रहे हो, बट अगेन जो नेचुरल है उसको अनफेयर एडवांटेज, कि वो हार रहा है उस अनफेयर एडवांटेज से। हाँ, वो है, यू कैन नॉट कंट्रोल दिस थिंग, एग्जैक्टली। देयर इज नो कंट्रोल ऑन दिस। बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है। या जैसे हम लोग कहते हैं यूएस में भी हमने देखा है कि नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मिस्टर ओलंपिया हो गया, और वैसे ही एक क्लीन नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के भी होते हैं कॉम्पिटिशन्स। इवन तो आई एग्री कि हाँ वो देखने में उतने ज़्यादा आपको वो नहीं लगेंगे, मैसिव नहीं लगते, बट अगेन एटलीस्ट ऐसे हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स तो बना सकते हैं राइट, जहाँ पे सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन फेयर हो, अदरवाइज कंपटीशन का कोई मतलब नहीं है। सेम यही फीलिंग मुझे फर्स्ट कंपटीशन में भी लगा था। लाइक मैं नेचुरली कर रहा हूँ, रॉ कर रहा हूँ, प्लस उन लोग ने 2 कॉम्बिनेशन कर दिया था, रॉ एंड इक्विप्ड। हाँ, ये भी गलत है। तो वो भी एक डिसएडवांटेज हो गया। तो ये सब Exactly. चीज़ है विच इज़ समटाइम्स इट फील्स अनफेयर। डू यू थिंक मतलब यहाँ पे कहीं
कोई गवर्नमेंट बॉडी रहे, कोई एसोसिएशन रहे जो ये ऑर्गेनाइजेशंस मतलब ऑर्गेनाइज तो करे ही इन इवेंट्स को, साथ ही साथ इस पे थोड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी हो। मॉनिटरिंग होती है बट ओनली एट नेशनल लेवल. इन डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल देयर इज़ नो मॉनिटरिंग. नोबडी इज़ गोइंग टू चेक आप नेचुरल हो या एनहांस्ड हो. कोई देखता नहीं है. नेशनल्स में होता है ये. बट अगेन देर आर वेज टू वॉश आउट ऑल दो स्टफ विच इज़ देयर इन योर बॉडी. तो जब टेस्टिंग होता है इट डजंट कम इन टू द रिपोर्ट. ओके, तो ये चीज़ जो है जो मैं बताया अभी, a person who is experienced into this field, he can explain you very well ओके, how they do it. तो ये बेसिकली बट जैसे हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स जो है पीईडीज है, वो ऐसा कहते हैं, मुझे आई एम नॉट श्योर कि आई एम राइट और रॉन्ग, कि ये परफॉर्मेंस से जस्ट पहले लिए जाते हैं, नहीं. फॉर एग्जांपल रेस या जैसे कि ये लिफ्ट हुआ। दो टाइप्स के होते हैं. आप ड्यूरिंग आप व्हेन यू आर अबाउट टू डू दैट लिफ्ट, और जो है जो नॉर्मल लोग ट्रेनिंग के टाइम पे Training यूज़ के time करते पे हैं दे रहे हैं। वैसे. तो दोनों टाइप में हम लोग यूज़ करते हैं. अच्छा, तो जैसे जो टेस्ट हो रहा है तो वो उसमें क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मतलब लाइक वो 24 आवर्स के अंदर अंदर उनको टेस्ट करना है? आई थिंक 2 days ऐसा कुछ. 2 days आई थिंक 1 week के अंदर ही होता है वो टेस्टिंग. टेस्ट, हाँ, तो जो कोई अगर कंपटीशन से जस्ट पहले अगर ले रहा है तो वो तो फिर क्लीन चिट से पास हो सकता है। इनफैक्ट मेरा भी ऐसा थॉट है कि आई शुड ऑल्सो बिकम एनहांस्ड लिफ्टर. बट वो अभी तक आई फील कि मैंने अपना प्लेटो हिट नहीं किया है. जस्ट I लाइक think आई a मेंशन natural बिफोर. limit, हाँ, हाँ. तो यस एग्जैक्टली, आई वांट टू चेक व्हाट इज माय लिमिट नेचुरली, एंड इफ आई फील एंड इफ आई वांट टू compete लाइक प्रोफेशनली, देन आई विल फॉर श्योर. आई थिंक वो ये सेम चीज़ बॉडी बिल्डिंग में भी है ही, क्योंकि इनफैक्ट मैं भी जब कर रहा था बॉडी बिल्डिंग थोड़ी बहुत, तो उस समय मुझे भी वही ड्रग्स का जो बेसिकली जो पूरा यूनिवर्स है ड्रग्स का, वहाँ पे मैं उस समय इंट्रोड्यूस ही हुआ था। और मैंने भी इसी वजह से क्विट किया. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाज दिस ओनली कि हाँ, कहीं ना कहीं आप बोल तो रहे हो कि हाँ बॉडी बिल्डिंग है, फिटनेस है, बट कहीं ना कहीं वहीं आप बॉडी को हार्म भी कर रहे हो. करेक्ट. तो जैसे कि आप कह रहे हो कि पहले पूरी नेचुरल लिमिट्स अपनी बॉडी की वो देखनी ज़रूरी है, उसके बाद अगर इफ़ यू फील दैट नीड देन यू कैन गो फॉर इट. ट्रू. इनफैक्ट अभी जो मैं जिम में जाता हूँ वहाँ पे देयर आर 2-3 यंग, लाइक नॉट इवन 20, 18 के आसपास रहेंगे. दे वर रिकमेंडिंग मी कि ये वाला ले लो गोली, कुछ एनाड्रॉल समथिंग, आई डोंट नो. दैट इज तो एक्चुअली पता नहीं हु इज़ गाइडिंग देम. मैं पूछा भी किसने बताया तुझे, तो दे वर नॉट टेकिंग नेम्स. तो यही सब है. मतलब ओपनली बोल रहा है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है वो चीज़ क्या करती है. एग्जैक्टली. सी 18 डेज में तुम कितनी नॉलेज ले ली होगी. और एनाबॉलिक्स, लाइक मैंने बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे मैंने देखी थी एनाबॉलिक्स की जो एक बुक आती थी हर साल, जो भी रिन्यू होती थी हर एडिशन, वो इतनी मोटी बुक थी which you have to study before you give any recommendations to anyone. Anyone. सबके ऊपर वो डिफरेंट इफेक्ट एग्जैक्टली वो क्योंकि हर स्पोर्ट के लिए डिफरेंट है, और हर स्पोर्ट में हर कंडीशन, जैसे आप कह रहे हो कि ट्रेनिंग के लिए अलग है, लिफ्ट से पहले के लिए अलग है, तो उसमें इट्स अ होल वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग. बहुत वास्ट है. इसलिए स्पेशली यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं थोड़ा अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए अपने यूथ के लिए, और स्पेशली जो लोग ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहें, कोसों दूर रहें, अनटिल अनलेस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, या आपको मेडिकली आपको सजेस्ट करी गई हो, या कहीं ना कहीं कोई भी आपको क्या कहते हैं, आपके पास और कोई रास्ता नहीं, ऑप्शन नहीं है फॉर योर हेल्थ, तभी आप इसको ऑप्ट करें. अदरवाइज आई थिंक कहीं ना कहीं इसके ड्रॉबैक्स हैं ही. आज नहीं तो कल आपको कहीं ना कहीं इसके ड्रॉबैक्स दिखते हैं, इमीडिएट भी दिखते हैं. एग्जैक्टली. काफ़ी केसेस में इमीडिएट दिखते हैं. इनफैक्ट हमारे पॉडकास्ट में पहले कुलदीप सिंह आए थे, वो भी बॉडी बिल्डर हैं बहुत बड़े, एंड ही सेड कि 50-50 रुपए में ऐसे ड्रग्स मिल रहे हैं, और उसकी क्या क्वालिटी है कोई गारंटी नहीं है, और लोग तब भी उनको ले रहे हैं, और गॉड नोज कितना हार्म हो रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली. तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस, और इसको गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए. इनफैक्ट नॉट जस्ट गवर्नमेंट, ये जो जितनी भी एसोसिएशंस हैं, इनको जब तक ये अपने लेवल पे इसको मॉनिटर नहीं करेंगी और रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगी, तब तक कुछ होगा नहीं होगा. और अगर आपका स्पोर्ट ये रिक्वायर कर रहा है कि आपको ऐसे ड्रग्स का कंजप्शन करना ही है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बिल्कुल भी ऐसे ड्रग्स ना लें कि आपको जो कहीं से भी आपको कोई भी ड्रग ऑफर कर रहे हो. प्लीज़ गो फॉर मेडिकल कंसल्टेशन एंड सुपरविजन, और उसके बाद ही आप वो ड्रग्स लीजिए जो आपको कंसल्ट या आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं. बिकॉज आपके लिए वो स्पोर्ट ज़रूरी है, बट
लोग ये भूल जाते हैं कि आपकी लाइफ और आपकी वेलबींग के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपकी वेलबींग रहे, आप उनके लिए अवेलेबल रहें, हेल्दी रहें। तो वी शुड ऑलवेज कंसिडर दैट एज वेल। प्लस एक और चीज़ है, इफ़ यू आर टेकिंग पर्सनल ट्रेनिंग देन डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट योर ट्रेनर, क्योंकि देर हैज़ बीन इंस्टेंसेस विच आई हैव कम अक्रॉस जिसमें ट्रेनर्स जो हैं एग्जैक्टली। एनी प्रोडक्ट्स भले सप्लीमेंट्स भी हो, कोई भी सप्लीमेंट चिपका देते हैं विच इज़ ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी। एग्जैक्टली। एंड सेम कम्स फॉर दीज ड्रग्स, कैसे भी उन लोग एक्सपायर्ड भी दे देते हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा ले लो, तो वैसे भी लोग हैं, सो पीपल शुड बी केयरफुल ऑफ दीज थिंग्स। फिजिकल ट्रेनर इज ओनली फॉर योर फिजिकल एक्सरसाइज, ही इज नॉट ट्रेन फॉर एनाबॉलिक्स, और उसका प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए ही इज नॉट क्वालिफाइड। करेक्ट। तो ये भी बात आपने एकदम सही कही है कि डोंट ट्रस्ट योर ट्रेनर ब्लाइंडली, वो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। और मैं तो कहता हूँ डाइटिशियन भी नहीं है वो, हाँ, इंटरनेशनल कोर्स किया हुआ कोर्स उसका। किया हो। लोग डाइट भी बता के दे देते हैं, तो आप किससे एलर्जिक हो, क्या चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट करती है, कम इफेक्ट करती है, वो ज़्यादातर इतनी नॉलेज लेते ही नहीं। तो इसमें इतना खाना, दिन में इतना खाना, रात में इतना खाना, that's it। तो वही फिजिकल ट्रेनर है, वो आपके लिए सिर्फ क्या कहते हैं, आपको फिजिकली गाइड कर सकता है, दैट्स ऑल। अगर आपका मोटिव है प्रोफेशनली खेलना तो ही आई वुड रिकमेंड कि आप ये चीज़ लो। हाँ, ट्रू। और अगर आप सिर्फ जस्ट एज अ हॉबी कर रहे हो लाइक मी, देन आई डोंट थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर दीज थिंग्स। कि कभी कभी बहुत लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि इससे क्या इफ़ेक्ट होता है, उसकी वजह से भी लोग ले लेते हैं विदाउट एनी रिकमेंडेशन या फिर किसी को कंसल्ट किए हुए बिना, एंड इट शोज़ अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन देयर बॉडी। ऑफ कोर्स। तो यू शुड बी माइंडफुल बिफोर टेकिंग एनी स्टफ। जैसे हर स्पोर्ट अलग है, क्या कहते हैं, पावर लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग हो गया, सिमिलरली क्या कहते हैं, क्रिकेट हो गया या फुटबॉल हो गया, दीज आर डिफरेंट स्पोर्ट्स। उसमें डिफरेंट टाइप की आपको एडवांटेज या फिजिकल क्या कहते हैं एबिलिटीज़ चाहिए। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जब आप कोई भी ऐसी चीज़ें करने जा रहे हो जहाँ पे आपकी हेल्थ स्टेक पे है या हेल्थ पे रिस्क है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप प्रोफेशनल से जो क्वालिफाइड हैं, कहते हैं वेल वर्स्ड हैं उस चीज़ में, उनसे आप एडवाइस लो या उनसे आप क्या कहते हैं वो सपोर्ट लो, मेडिकल सपोर्ट लो, तो इट्स ऑलवेज बेटर। यस। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फिजियोथेरेपी अभी आप नहीं कर रहे हो, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं अगर आपके पास एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट रहे, या आपकी जो क्या कहते हैं इंजरीज़ को या एग्जिस्टिंग इंजरीज़ को या पॉसिबल इंजरी जो आपके स्पोर्ट में हो सकती है वो अवॉइड करने में आपकी हेल्प कर सकता है? यस, इट विल डेफिनेटली हेल्प, क्योंकि योर बॉडी नीड्स टू रिकवर फ्रॉम ऑल दी हैवी लिफ्टिंग यू आर डूइंग, एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू गो फॉर अ फिजियोथेरेपी सेशन, क्योंकि डीप टिश्यू मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके बॉडी में 2 टाइप के मसल्स होते हैं, फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ देम। क्योंकि एंड देर आर डिफरेंट अप्रोचेस हाउ यू डू द मसाज, मतलब जो भी थेरेपी कर रहे हो देर आर डिफरेंट वेज। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड at least once a month or twice, not twice, once every 2 months you should opt for physiotherapy, because that will be very fruitful in the long run. एग्जैक्टली। और आई थिंक आपका जो स्पोर्ट करियर भी है वो भी, उसकी भी लाइफ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एनीवेज नितिन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अ पॉडकास्ट। इस छोटे से पॉडकास्ट का इतना बड़ा हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप कि अभी आने वाले दिनों में आप जितने भी कॉम्पिटिशन्स में जाएं, आप उतने ही ज़्यादा मेडल्स लेके आएँ और एक दिन इस कंट्री का भी नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मेक मच। अस ऑल प्राउड। थैंक यू एनी। थैंक यू सो मच। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या कैसे एक नॉर्मल इंसान अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ एक पावर लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट में कितना अच्छा एडवांस कर सकता है। नितिन के पास कभी कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस जैसे कि फिजियोथेरेपी या प्रोफेशनल डाइटिशियन ऐसी सर्विसेज नहीं रही हैं, बट उन्होंने यूट्यूब के ज़रिए, अपनी रिसर्च के ज़रिए ये सारे रिसोर्सेज ढूंढ के निकाले हैं जो उनके परफॉर्मेंस को दिन ब दिन बेहतर करते जाते हैं, उनको एक बेटर पावर लिफ्टर बनाते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि हमें हमेशा एक प्रोफेशनल गाइडेंस या एक प्रोफेशनल मेंटर की ज़रूरत पड़ती है अपने ड्रीम्स या अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। अगर हम में चाह है, अगर हमें सच में ट्रू पैशन है, तो हमें हमारी मंजिल को अटेन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आई होप आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट देखने और सुनने में बहुत मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत कुछ सीखा भी।
तो स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्दी। बाय बाय।